इस देश में अगर सभी के सभी जज ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, इसका क्या मतलब है कि जाति के आधार पर कुछ खेल हुआ है। तो जाति जनगणना से आपको दिक्कत क्या है? बहुजनों की आबादी जो 85% है, मेरा अपना मानना है कि वो अब लगभग 95% हो चुकी है और सवर्ण 5-6% से ज़्यादा नहीं है। तो उनकी हिस्सेदारी और कम होनी चाहिए। वो जो 5-6% लोग हैं इस देश के सवर्ण, वो इस देश के 95% जो बहुजन हैं उनका हिस्सा खा रहे हैं, उनकी हकमारी कर रहे हैं, उनके थाली का खाना छीन रहे हैं। उस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को डर लगता है अपनी आलोचना से, और आलोचना करने वालों के साथ किस तरीके का हश्र करती है वो आप खुद ही देख सकते हैं कि रतन लाल सर, एक इतिहासकार को, एक प्रोफेसर को, जिसको दुनियादारी से, जिसको हथियार से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। सिर्फ शिक्षा के जरिए वो समाज को जागरूक कर रहे हैं। इस देश में शिक्षा के भी आधार पे आप अपनी बात नहीं रख सकते। ये काफ़ी शर्मनाक है। जहाँ शिक्षा पर धर्म हावी होने लगे, वो देश बर्बादी की ओर अग्रसर होने लगता है, वो देश बर्बादी की कगार पर आ जाता है। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम शुदा जी, समाज सुधारक, जो लगातार बहुजनों से जुड़े हुए मुद्दों की आवाज़ उठाते रहते हैं, शोषित वंचित समाज के, पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और हमारे साथ आज निधि भी हैं, निधि रतन। वो भी लगातार बहुजनों की आवाज़ उठाती रहती हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे सिवाय नेशनल दस्तक के। हम लगातार, हमारी मुहिम रहती है कि हम अपने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको उठाएं और समाज के बीच में लेके जाएं। तो सर, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। जातीय जनगणना का मुद्दा जो है बिहार में तूल पकड़ता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुला के जातीय जनगणना पे एक फैसला लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि भाजपा लगातार जातीय जनगणना से दूर भागती जा रही है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है? इसके पीछे उनकी क्या मंशा आपको नजर आती है? देखिए, पहले यह समझना जरूरी है कि जाति जनगणना हो क्यों। जाति जनगणना इसलिए होना जरूरी है ताकि पता चले कि इस देश में पिछले जनगणना से लेकर आज तक 2022 तक जो लोगों की आबादी है, जाति के हिसाब से अगर हम देखें तो आबादी कितनी बढ़ी है। जैसे कि इस देश में पिछली जनगणना को जिसको हम मानते हैं उसके अनुसार इस देश में SC ST OBC, जिसको हम लोग बहुजन समाज कहते हैं, उनकी आबादी 85% है और सवर्णों की आबादी एक तरफ 15% है। इतने दिनों में इतने साल गुजर गए, कई दशक गुजर गए, जाहिर सी बात है कि जातिगत आबादी पर असर पड़ा है, तो जाहिर सी बात है जाति पर भी असर पड़ा है। तो जाति जनगणना हो जाएगी। इससे होगा ये कि अब तक जो दूसरों के हिस्से की मलाई है वो कौन खाते रहे हैं उसका पता चलेगा। और अगर इस देश में सवर्णों की आबादी 15% रही है, हो सकता है कब तक 50% हो गई हो, तब तो उनको ज़्यादा हिस्सा चाहिए देश के संसाधन में। या हो सकता है कि इस देश की आबादी में 85% जिनको बहुजन कहते हैं उनकी आबादी है, वो अब बढ़ के 95% हो गई हो, सवर्ण 5% में ही खिसक लिए हों। तो फिर इनकी जो हिस्सेदारी है देश के संसाधन में, बहुजनों की, SC ST OBC समाज की, वो हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। इसके लिए जाति जनगणना का सवाल है। बहुत लोग सवाल उठाते हैं जाति जनगणना कराना मतलब इस देश में आप जनगणना भी जाति के आधार पर करेंगे, आप जो है भेदभाव करना चाहते हैं, जात पात फैलाना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि आप शादी जाति देखकर करते हैं या नहीं, घर जाति देखकर लेते हैं या नहीं, आपको किसी दफ्तर में कोई पैरवी करनी हो तो जाति के आधार पर आप करते हैं कि नहीं, आप दुनिया का हर काम जाति के आधार पर करते हैं, तो आपको जाति जनगणना से दिक्कत क्या है? इस देश में अगर सभी के सभी जज ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, इसका क्या मतलब है कि जाति के आधार पर कुछ खेल हुआ है। तो जाति जनगणना से आपको दिक्कत क्या है? पूरी जिंदगी आपके जाति के साथ गुजरती है, आप जाति में पैदा होते हैं, अपने नाम में जाति का सरनेम चिपका लेते हैं, जिसको लेकर पूरे जीवन ढोते हैं, फिर अपने बच्चों को वो जाति का सरनेम देते हैं। तो हर जगह जाति है, तो जाति जनगणना से दिक्कत क्या है? जाति जनगणना से जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि जाति जनगणना से भाजपा को दिक्कत क्या है, असल में जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस देश में सवर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है।
हम लोगों का ऐसा मानना है कि इस देश में बहुजनों की आबादी उत्तरोत्तर बढ़ी है। बहुजनों की आबादी जो 85% है, मेरा अपना मानना है कि वो अब लगभग 95% हो चुकी है और सवर्ण 5-6% से ज़्यादा नहीं है। तो उनकी हिस्सेदारी और कम होनी चाहिए। वो जो 5-6% लोग हैं इस देश के सवर्ण, वो इस देश के 95% जो बहुजन हैं उनका हिस्सा खा रहे हैं, उनकी हकमारी कर रहे हैं, उनके थाली का खाना छीन रहे हैं। उस पर रोक लगनी चाहिए। हम लोगों का यह स्पष्ट मानना होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो इसी कंसेप्ट का नाम है जाति जनगणना, इसीलिए है। जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, आज एलआईसी का भी आईपीओ लिस्टेड हो गया है, कहीं ना कहीं एलआईसी की हिस्सेदारी भी बेची जा चुकी है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, जो निजीकरण की तरफ और पूरा भारत जो है कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, इस कैपिटलिज्म को आप किस तरीके से देखते हैं और बहुजन समाज के लिए ये कितना नुकसानदायक है? निजीकरण तो बहाना है, आरक्षण इनका असली निशाना है। असल में भागवत और मोदी को लगता है कि यह देश उसके बाप का है। रात को सपना आया बीएसएनएल बिक गया, एमटीएनएल बिक गया, रात को सपना आया भेल बिक गया, एयर इंडिया बिक गया। जिन लोगों का इस देश के निर्माण में कोई भागीदारी नहीं है, वो लोग आज इस देश को बेच रहे हैं। आज इस देश को बेचने वालों में वो लोग शामिल हैं जिनके पुरखों ने अंग्रेज़ों की दलाली की, उनसे राय बहादुर, जंग बहादुर की उपाधि लेते रहे, जिनके पुरखों ने अंग्रेज़ों के इस देश के देशभक्तों पर गोली चलवाया। उन लोगों के जो वारिस हैं आज वो इस देश को बेच रहे हैं, क्योंकि उनके बाप का तो कुछ लगा नहीं है। इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा, कुली, मजदूर, ठेला वाले, रिक्शा वाले, उन लोगों का खून पसीना इस देश के निर्माण में लगा है। इनका कुछ लगा नहीं है। इनका जाता क्या है? इन्होंने तो कुछ बनाया नहीं है, ये बस बेचे जा रहे हैं। और बेचने का कारण भी यही है कि जब जब भाजपा सरकार सत्ता में आती है, उनको लगता है कि इस देश का जो दलित है, इस देश का जो पिछड़ा है, उसको मनुस्मृति वाले दौर में हम निजीकरण के रास्ते ही पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम नई दिल्ली में यहाँ बैठे हुए हैं, आज अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, आज अगर हम अच्छे जूते पहनते हैं, आज अगर हम कोट पैंट पहनते हैं, आज अगर हम महंगी गाड़ी में चलते हैं, आज अगर हम अपने अच्छे घर में रहते हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वह कारण है आरक्षण। आज हमारे अंदर यह जो विचार आया है वो तभी आया जब मेरे पिताजी की नौकरी आरक्षण की वजह से लग पाई और मैं आरक्षण की वजह से बीएचयू जैसे संस्थान में पढ़ पाया और मैं पीएचडी की उपाधि ले पाया। तो सब कुछ ये जो तमाम बदलाव है ये आरक्षण की वजह से आया है। आरक्षण अगर ना होता तो मेरे दादा भैंस चराते थे, संभव है वो दूसरे की भैंस चराते थे, बहुत अच्छी स्थिति होती तो मेरा अपना भैंस होता, लेकिन मैं भैंस ही चराता अगर आरक्षण नहीं होता। आपको मतलब क्या लगता है कि अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो एक समानता का अधिकार संविधान में आरक्षण के जरिए से दिया गया था कि SC ST OBC के लोगों को आरक्षण के जरिए इक्वालिटी में लेकर आया जाए, अगर उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है तो फिर वही 5000 साल पुरानी गुलामी? बिल्कुल, हमारे गले में हड़िया और कमर में झाड़ू, इस सरकार का यही एजेंडा है। इसी एजेंडे पर यह सरकार काम करिए। और इस देश के सवर्णों को, मनुवादियों को लगता है यह उनके लिए सवर्ण काल है। इसमें वो जितना दलितों, पिछड़ों को जितना पीछे धकेल सकते हैं, ऐसा मौका उनको फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए वापस हम लोगों के गले में हरिया लटकाने का इंतजाम है और कमर में झाड़ू टांगने का इंतजाम है। निधि, अगला सवाल मेरा आपसे है। आप लगातार बहुजन समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाती रहती हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, निजीकरण हो, आरक्षण हो, या मूंछ के लिए भी हत्या रख दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से थोड़े टाइम पहले लखनऊ में हमला होता है प्रोफेसर रविकांत पे, अब एक नई खबर जैसे आई है कि प्रोफेसर रतन लाल जी को जान से मारने की धमकी आई है और उन्होंने सरकार को खत लिखा है या सरकार को उन्होंने भेजा है कि कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा दी जाए और AK-56 का लाइसेंस दिया जाए। आपको क्या लगता है कि इस देश में सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर बहुजन समाज के लोग, अगर वो प्रोफेसर हैं, अगर वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, या वो किसी भी तरीके से अगर बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी की IT सेल बहुत अच्छा काम करती है? मैम, सबसे पहले तो आपका थैंक्स कि आपने इतने सेंसिटिव मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया। बहुजन समाज के लिए जिस तरीके से आपने बात की कि रतन लाल सरों कि उनके ऊपर जान से मारने की धमकी आ रही है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये
प्रशांत कनौजिया के साथ हुआ है, ये मीना कोटवाल जो बहुजन पत्रकार हैं उनके साथ हुआ है, उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। और किस तरीके से अगर आप सरकार के खिलाफ, मनुवादी विचारधारा के खिलाफ, ब्राह्मण समाज के खिलाफ, उन सामाजिक कृतियों के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी जान के पीछे किस तरीके से लोग पड़ जाएंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल हो, तमाम वो हिंदू रक्षा दल, तमाम जो दल बनाए गए हैं हिंदुत्व के नाम पर, वो इस तरीके से प्रोपेगेंडे एजेंडे आपके सामने कहीं ना कहीं दर्शाती रहेगी। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, वो आपको हथियार उठाने पे मजबूर करेंगे, लेकिन आप कलम की ओर बढ़ते रहना। क्योंकि बाबा साहब भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि बरसों से, 5000 सालों से किस तरीके से मनुवादी विचारधारा ने क्या किया है कि जो हमारे समाज का सोशल एक्टिविस्ट है, जो हमारे समाज का बहुजन व्यक्ति है, जो हमारे समाज के शिक्षा, अधिकार, स्वास्थ्य पे बात कर रहा है, अधिकारों पे बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स पे बात कर रहा है, और जो सरकार से बात कर रहा है, उसको सरकार को डर लगता है आलोचना करने वालों से। और वही रतनलाल सर ने किया, और तमाम बहुजन समाज के सोशल एक्टिविस्टों, पत्रकारों, क्योंकि आज रतनलाल सर की बारी है, कल हमारी भी बारी हो सकती है, उन तमाम लोगों की बारी हो सकती है जो ये सोचकर महफूज है अपने घरों में कि हमारा नंबर तो आने वाला नहीं, क्योंकि हम तो बोल ही नहीं रहे सरकार के खिलाफ। क्योंकि हम चुप रहने का भी कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आज जो दशा है देश में, स्थिति जो बदतर होती जा रही है बहुजन समाज के लिए, ये उन्होंने मोदी जी से अपनी सेफ्टी की गुहार तो लगाई है, लेकिन मोदी जी ने एक लाइन और बोली थी, शायद वो उनका चुनावी मुद्दा हो, कि दलितों को मत मारो, दलितों को गोली चलाने से पहले आप मुझे मारिए। बहुत दलित हितैषी बनते हैं वो लगातार, जिस तरीके से न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे, और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें, उनकी डिबेट में इस तरीके की थीम रखे जाते हैं कि मोदी जी ने बहुत भव्य काम किया दलितों के लिए। लेकिन उन पर बात कौन करेगा, कौन से अधिकारों पर बात किया? रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, शिक्षा ख़त्म कर दी, और वही चीज़ों पे बात कर रहे हैं प्रोफेसर रतनलाल। वो एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल अम्बेडकर नामा। तमाम बहुजन लोगों को वो देखना चाहिए कि बाबा साहब की जो पूरी आइडियोलॉजी है, किस तरीके से उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए समाज को पे बैक टू सोसाइटी के ज़रिए उनको देने की कोशिश की। और यही मिर्ची लगती है सरकार को कि सरकार को आप गुणगान करते रहिए हिंदू राष्ट्र का, सरकार से आप गुणगान करते रहिए भगवा चादर का, गुणगान करते रहिए तमाम उन चीज़ों का जिसमें सरकार का भला हो रहा है। मुसलमान की चूड़ी टाइट है, इस देश में सब कुछ है, लेकिन जब बात आप करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे, जब बात करेंगे संवैधानिक तरीके से, जब बात करेंगे अपने बच्चे के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे, इस सरकार को आप आईटी सेल तो छोड़िए, आपकी जान के पीछे ऐसे पड़ जाएंगे जैसे आप बहुजन समाज से नहीं, आप देशद्रोही हो। अगर आप मुसलमान हैं तो आप आतंकवादी, अगर आप बहुजन समाज से आते हैं तो आप जातिवादी, अगर आप किसान हैं तो आप खालिस्तानी। इस देश में आवाज़ उठाने का जो हमारा राइट्स है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से मैं लगातार सोसाइटी में देखती रहती हूँ, मैं फिर वही लाइन को दोहराना चाहूँगी कि वो आपको हथियार उठाने पर मजबूर करेंगे, लेकिन आप कलम की ताकत पर अड़े रहना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है भावनाओं में बहकर कहीं ना कहीं वो ओबीसी समाज को शेड्यूल कास्ट से भिड़ाने की कोशिश कर रहा है। यही षड्यंत्र बरसों से चलता आ रहा है। ब्राह्मण समाज या मनुवादी जो विचारधारा है वो कभी सामने आकर हमसे फाइट नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि झूठी लड़ाई ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, या झूठ के जो आधार पर चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे अभी बुलडोजर हो, मस्जिद का मुद्दा हो, तमाम इस तरीके की चीज़ें लाई जा रही हैं और उन सब मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, लेकिन इस पर बात नहीं करेगी। लेकिन रतनलाल सर जैसे प्रोफेसर लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये देश के लिए शर्मनाक है और तमाम उन लोगों को आगे आना चाहिए। और एक रतनलाल सर की बात नहीं है, ये उन तमाम लोगों की जान की बात है जो सरकार से सवाल करते हैं, उनकी आंख में आंख डालकर, क्योंकि सरकार को डर लगता है अपनी आलोचना से, और आलोचना करने वालों के साथ किस तरीके का हश्र करती है वो आप खुद ही देख सकते हैं कि रतनलाल सर एक इतिहासकार को, एक प्रोफेसर को, जिसको दुनियादारी से, जिसको हथियार से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। सिर्फ शिक्षा के ज़रिए वो समाज को जागरूक कर रहे हैं। इस देश में शिक्षा के भी आधार पे आप अपनी बात नहीं रख सकते, ये काफ़ी शर्मनाक है। निधि, जिस तरीके से महंगाई अपने उफान पर है, महंगाई ने 8 साल के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन कहीं पे भी महंगाई की बात ना करके हर टीवी चैनल पे आपको ज्ञान व्यापी मस्जिद के मुद्दे दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है कि ये 2024 की तैयारी है, पोलराइजेशन की तैयारी शुरू कर दी है?
ऑफ कोर्स मैम, ये 2024 की तैयारी है। ईवीएम का मुद्दा भटकाने के लिए द कश्मीर फाइल लाई जाती है ताकि ये मुद्दा ख़त्म हो जाए। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से रणनीतियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सत्ता में फिर से लेके आए, तो ये देश को एक डरावने वाला हमारे सामने सच सामने आया। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, देश को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की जो स्थिति है वो श्रीलंका से भी बदतर होगी। क्योंकि श्रीलंका में जब बात आई है तो भूख पर आई है, लेकिन भारत की जो स्थिति होगी जहां शिक्षा पर धर्म हावी होने लगे, वो देश बर्बादी की ओर अग्रसर होने लगता है, वो देश बर्बादी की कगार पर आ जाता है। और वही 2024 से पहले होने वाला है। और अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम 2025 में जातीय जनगणना करेंगे, क्योंकि उनको जातीय जनगणना 2025 में इसलिए करनी है क्योंकि 2024 का चुनाव लड़ना है। क्योंकि उन्होंने दलित को, मंदिर को मुद्दा बनाया, एक बार इलेक्शन जीत गए। उन्होंने मुसलमानों को मुद्दा बनाया, फिर उत्तर प्रदेश में आ गए। अब दलितों को मुद्दा बनाया जा रहा है, ओबीसी को भगवा चादर पहनाए जा रहे हैं, भगवाकरण किया जा रहा है इस देश का। इस तरीके से आरक्षण को ख़त्म नहीं किया जा रहा, पूरे देश का भगवाकरण किया जा रहा है मैम। और ये कहना चाहूँगी कि सीधा तौर से इस देश में फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो रहे हैं। निधि, अगला सवाल मेरा आपसे है, आज के दौर में आप किस नेता को देखती हैं कि जो बीएसपी के खाली हुए वैक्यूम को पूरा कर सके? मैम, ये सवाल तो मुझे लगता है कि समाज से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं एज अ जर्नलिस्ट ये तय नहीं कर सकती कौन नेता बहुजन समाज के लिए बेहतर है। लेकिन तमाम हमें जो पिछले दशकों में हुआ, पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में जो हुआ, हमें सबक लेना चाहिए कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी हार हुई है। कहीं ना कहीं जब तक यूनाइट नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तमाम उन, चाहे तेजस्वी यादव हो, तमाम अखिलेश यादव हो, ऐसे जो अलग अलग समुदाय में भटके हमारे राजनेता हैं, आज जो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं, शायद ये कुछ दिन पहले आते तो शायद उत्तर प्रदेश की गद्दी आज हमारे हाथों में होती। लेकिन स्टालिन से हमें सबक लेना चाहिए कि ओबीसी समाज के लिए कैसे काम किया जाता है। हमें अपने आप को, ओबीसी समाज की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो क्षत्रिय समझता है अपने आप को। जब तक हम अपने अंदर का ईगो साइड नहीं रखेंगे, राजनीतिक रूप से हम मजबूत नहीं बन पाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे। और नेता का तो कोई नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अभी के प्रेजेंट वर्तमान समय में हमें कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मैं तमाम लोगों के नाम गिनवा सकती हूँ। रतनलाल सर का नाम हो, डॉक्टर ओम सुधा हो, शंभू कुमार सिंह हो, वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में से ही किसी न किसी को मान्यवर काशीराम की तरह आगे आना होगा, ज्योतिबा फूले की तरह आगे आना होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरह आना होगा, कि बहुजन समाज का कोई नेतृत्व करने वाला आगे आए हमारे समाज में। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, आखिरी सवाल, धर्म को लेके। धर्म हावी होता जा रहा है भारत की राजनीति पे। आपको क्या लगता है कि राजनीति और धर्म जिस तरीके से साथ साथ चल रहे हैं, ये देश के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं? तो दुनिया के इतिहास से सबक लेना चाहिए। पूरी दुनिया, मैं तो यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। पूरे दुनिया में धर्म ने सिर्फ नुकसान, तबाही, बर्बादी, नफरत के अलावा किया क्या है। लेकिन भारत के संदर्भ में तो ये हिंदू धर्म की अवधारणा ही अलग तरीके से परिभाषित करनी पड़ेगी। यहाँ हिंदू है कौन? अगर सब हिंदू हैं तो फिर ठाकुर कौन होता है, राजपूत कौन होता है, ब्राह्मण कौन होता है, चमार कौन होता है, मेहतर कौन होता है, मुसहर कौन होता है, भंगी कौन होता है, यादव कौन होता है, कोयरी कौन है, कुशवाहा कौन है। तो यहाँ धर्म क्या है? अगर धर्म है तो एक जाटव की शादी एक ब्राह्मण से क्यों नहीं होती है? तो सब हिंदू कैसे हुए? तो भारत के संदर्भ में तो जो हिंदू धर्म की खास तौर पे जो परिकल्पना है पूरी दुनिया से इतर है। यहाँ तो हिंदू कुछ है ही नहीं मामला। कहिए कि ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणों का अपना एक धर्म है, और हमारे लोगों को उसमें जो है जब मुसलमान से दंगा कराना होता है, मुसलमान से लड़ाना होता है, तो फिर हमारे लोगों को हिंदू बनाकर वो ले जाते हैं। तो यहाँ तो धर्म है नहीं, यहाँ तो जाति है, यहाँ धर्म की कोई बात नहीं। अच्छा निधि, बस एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मुसलमानों को जिस तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है, या एक आप कहती हैं कि टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो आप एक आखिरी क्या मैसेज मुस्लिम कम्युनिटी को देना चाहेंगी एक बहुजन पत्रकार के तौर पे? मैं बहुजन पत्रकार के नाते, इनफैक्ट मैं बहुजन पत्रकार नहीं, मैं विक्टिम की पत्रकार हूँ। जो विक्टिम है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। और यहाँ पे जाति पे तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जातिवाद को ही ख़त्म करना सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आपने बात की कि मुसलमान समाज के लिए, मुस्लिम
समुदाय के लिए मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है 2024 के चुनाव के लिए। जिस तरीके से पिछले चुनावों में आपका इस्तेमाल हुआ, लेकिन आपके हक अधिकारों पे वो बात नहीं कर रही है, आपके रोजगार पे बात नहीं कर रही है। आपका बच्चा, मुझे सीधा बोलने पे कोई शर्म नहीं आती, आपका बच्चा, मुस्लिम समाज का बच्चा टायर पंचर लगाते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन उस पर न कोई सरकार नीतियाँ बनाती है, ना पॉलिसी बनाती है, ना कोई इस तरीके का संज्ञान लेती है। लेकिन जो बच्चे आते हैं कश्मीर से, अभी यूपीएससी क्वालिफाई कुछ स्टूडेंट्स ने करना शुरू किया है, हायर एजुकेशन में हमारे मुस्लिम बच्चे आ रहे हैं, लेकिन तभी एक ऐसी फिल्म लाई जाती है द कश्मीर फाइल्स, ताकि ऐसे बच्चे हमारे समाज में ना आ पाए। सिर्फ उनका एक इमेज जो मीडिया ने हमारे दिमाग में जो व्यवस्थित किया गया है कि मुस्लिम अगर आप कम्युनिटी से आते हैं तो सिर्फ इस देश में, इस समाज में सिर्फ आप एक आतंकवादी हैं, आप देश के हित में कुछ काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उस समाज के अंदर वो गिल्ट है और उस गिल्ट से निकलने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। हमें समझने की ज़रूरत है और बहुजन समाज के साथ एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल जस्टिस की पूरी लड़ाई है सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही लड़ रहा है, क्योंकि ओबीसी समाज तो भगवा चादर ओढ़कर सोया है, मुस्लिम समाज जो है वो अपनी धर्म की चादर ओढ़कर सोया है। कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर इंसानियत की चादर के भीतर आना पड़ेगा, तभी हम अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा पाएंगे, शिक्षा को बचा पाएंगे, जो हमारी नस्लों को बरसों से जंजीरों में जकड़ा गया, गुलामी की जंजीरों में, उससे हम बाहर निकाल पाएंगे। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निधि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओम शुदा जी और निधि, जो लगातार बहुजन सब्जेक्ट पे आवाज़ उठाती रहती हैं, सारे विक्टिम्स के मुद्दों पे आवाज़ उठाती रहती हैं। तो हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? हमने जिन भी मुद्दों पे बात करी, नेशनल दस्तक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुजन समाज से जुड़े हुए, SC ST OBC माइनॉरिटी से जुड़े हुए मुद्दे लगातार उठाता रहता है। और आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।